हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। जिसमें पहला था प्रतिचुंबकत्व, दूसरा था अनुचुंबकत्व और तीसरा था लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व में हमने डिस्कस किया था क्यूरी ताप, लास्ट में टीसी मेंशन किया था। क्यूरी ताप के लिए हमने कहा था कि वह न्यूनतम ताप जिस पर विनिमय युग्मन अयुग्मित हो जाता है या अयुग्मन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वह स्पीशीज क्या करती है, अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, क्यूरी ताप कहलाता है। इसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसमें प्रति लौह चुंबकत्व कह दो या विपरीत लौह चुंबकत्व, चौथा पॉइंट कौन सा था, प्रति लौह चुंबकत्व या फिर हम कहें विपरीत लौह चुंबकत्व। अब देखो, जैसा नाम से स्पष्ट है, लौह चुंबकत्व का विपरीत होता है। हमने जो चुंबकत्व में जो डोमेन्स की जो अरेंजमेंट थी, जो इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट था, वो एक ही डायरेक्शन में हमने मेंशन की थी। इस वजह से क्या होता है कि जो तीव्रता का मान है, चुंबकीय आघूर्ण की तीव्रता का मान है, वो लौह चुंबकीय पदार्थों में बढ़ जाता है। लेकिन हम बात करते हैं विपरीत लौह चुंबकत्व या प्रतिलौह चुंबकत्व के लिए, तो उसके लिए हम ये मेंशन करते हैं कि जब ऐसे पदार्थों में जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जो उनके जो डोमेन्स हैं, जो विनिमय युग्मन है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि वो एक दूसरे के विपरीत स्टेबलाइज्ड होने लगते हैं। और जब एक दूसरे के विपरीत स्टेबलाइज्ड होने लगेंगे, तो ये एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैंसल आउट इतना कर देते हैं कि मान लगभग शून्य की तरफ चला जाता है, बट शून्य नहीं होता। तो लगभग शून्य की मतलब ये है कि वो दुर्बल अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व या विपरीत लौह चुंबकत्व क्या है, कैसे हम इनको मेंशन करें। तो इसके लिए हम क्या मेंशन कर सकते हैं, क्या है प्रतिलौह चुंबकत्व या विपरीत लौह चुंबकत्व, कि ऐसे पदार्थ जिनमें विनिमय युग्मन के निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर नहीं होकर विपरीत हो जाता है। ऐसे क्रिस्टलों को या ऐसे संकुलों को, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय आघूर्ण के मान शून्य हो जाते हैं, जिसके शून्य कह सकते हैं या लगभग शून्य हो जाते हैं। और शून्य होने की वजह से ऐसे यौगिकों के लिए या ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, विपरीत लौह चुंबकत्व। तो परिभाषा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार परिभाषा को ध्यान से समझना। क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विनिमय युग्मन के निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर नहीं होकर विपरीत हो जाता है, ऐसे क्रिस्टलों के लिए चुंबकीय आघूर्णों के मान लगभग शून्य हो जाते हैं, विपरीत लौह चुंबकत्व कहलाते हैं, विपरीत लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इनका यह गुण विपरीत लौह चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें जो हमने डोमेन्स की बात की है, इसमें जो अरेंजमेंट की बात की, वो अरेंजमेंट कैसा होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे भी एक टेम्परेचर मेंशन किया जाता है, उस टेम्परेचर पे ही वो जो डोमेन्स की बात कर रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, निकटवर्ती जो परमाणु उनके इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, वो विपरीत हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, एक निश्चित ताप की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो निश्चित ताप होगा वो कहलाता है नील ताप, या तो हम कहते हैं नील ताप, या फिर अपन कहते हैं विपरीत लौह चुंबकीय आघूर्ण ताप। इसको कहा जाता है TM। क्या कहा जाएगा, TM। तो क्या है नील ताप, मेंशन कर रहा हूं मैं कि वह ताप जिस पर विपरीत लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर विनिमय युग्मन समाप्त हो जाता है, जिससे यह अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, यह ताप नील ताप कहलाता है, या इसे हम कहते हैं विपरीत लौह चुंबकीय ताप, TM के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ध्यान रखना कि इसमें जो विनिमय युग्मन है वो कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग की बात करते हैं, लगभग विपरीत होने की वजह से आघूर्ण का मान लगभग शून्य हो जाता है, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो जो इनके डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होता है
डोमेन्स का अरेंजमेंट यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है वो विपरीत होता है। कैसा होगा? विपरीत होता है। लेकिन जो ओवरऑल मान की बात करते हैं वो ओवरऑल मान शून्य नहीं होता। जैसे ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे के प्रभाव को, ये एक दूसरे के प्रभाव को, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मान रह जाता है, इसलिए हम कहते हैं लगभग शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो अरेंजमेंट है वो मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार चारों स्पीशीज के लिए प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय यौगिकों के लिए इनके जो डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार है, एक बार हम निष्कर्ष के तौर पर देखो। प्रतिचुंबकीय कैसे होंगे? इनका जो डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होता है इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेरिंग में होते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में हम कहते हैं कि इसमें जो डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है वो एक ही ओरिएंटेशन, एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। एक ही डायरेक्शन में चला गया तो ये प्रबलता के साथ क्या करेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। थर्ड की बात करते हैं लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं तो इनमें भी जो डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? फिक्स हो जाता है और एक ही डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। अब देखो इन दोनों की प्रकृति ऑलमोस्ट समान है, लेकिन यहाँ पे जो रैंडमनेस होता है, अव्यवस्था होती है, वो उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रबल क्या होती है? अरेंजमेंट होते हैं। रैंडम इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है उनका चुंबकीय आघूर्ण भी एक ही डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अनुचुंबकीय की तुलना में जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल मैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं। ये ध्यान रखना, ये परमानेंट होते हैं। इन पर चुंबकीय आघूर्ण लगाते हो तब तक वो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, इसके बाद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बार चुंबकीय आघूर्ण लग गया, इसने अपना खुद का चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र डेवलप अगर कर लिया तो ये खुद भी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें। तो ये दोनों में इतना सा फर्क है। फोर्थ की बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय में बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और इनका जो डोमेन्स है वो रेंडमली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम इनके चुंबकीय गुणों की गणना की बात करते हैं। क्लियर है? तो संकुल यौगिकों में 4 तरह के चुंबकीय गुणों को बात करेंगे: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। तो ये अपना जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, डी जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हमने चुंबकीय गुणों की बात कर ली, लेकिन चुंबकीय गुणों की जो मान है उसके आधार पर हम कैसे पहचानें कि कोई भी यौगिक प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है? हमको मान नहीं दे रखा, हमको उनकी डोमेन्स की व्यवस्था नहीं दे रखी, फिर हम कैसे निर्धारित करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? तो इसके लिए कुछ विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहाँ से मेंशन करेंगे चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण करने की विधियां। चुंबकीय प्रकृति या आघूर्ण निर्धारण की विधियां। अब कैसे निर्धारित करेंगे? उसमें सबसे पहले एक मेथड होता है गोई मेथड, गोई विधि। अब गोई विधि में होता क्या है? हम कोई मैग्नेटिक जो पोलर है, ध्रुव है, वो यूज करते हैं, उसके बीच में किसी भी पदार्थ को रखते हैं। उस पदार्थ को रखने के बाद हम उसका जो वेट है, उसका जो भार है, उसकी मात्रा के आधार पर हम उसकी प्रकृति की बात करते हैं कि वह यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि यह विधि, पहली बात तो यह है कि वो सिंपलेस्ट मेथड है कि चुंबकीय ध्रुवों के बीच में किसी मटेरियल को रखते हैं, पदार्थ को रखते हैं। अगर वो प्रतिकर्षित होता है तो हल्का हो जाता है, भार कम हो जाता है, और अगर आकर्षित होता है मतलब अनुचुंबकीय प्रकृति है तो वो आकर्षित होता है उस ध्रुवों की तरफ, जिससे क्या होता है उसका भार बढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर भार घटता है तो प्रतिचुंबकीय, भार बढ़ता है तो अनुचुंबकीय।
तो क्या है कि गोय विधि, पहली बात तो यह है कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सरल और आसान विधि है किसी भी पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रकृति के निर्धारण के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण करने की सरल और सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें केवल उस पदार्थ के द्रव्यमान में या उसकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि जो गोय मेथड है वो किस प्रकार हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट और सरल मेथड है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि पदार्थ की जो मात्रा है उसको विशिष्ट जो गोय तुला होती है, बैलेंस जिससे हम किसी पदार्थ को तोलते हैं, गोय तुला के द्वारा तोलकर किया जाता है। मतलब ये है कि उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके वजन में, उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। अब कैसे वो हम डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए हमको क्या करना है, गोय तुला का फॉर्मेशन करना है। गोय तुला का फॉर्मेशन करना है तो ये हमने गोय तुला का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक विशिष्ट लेयर बना दी जाती है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ से जो ये जो अप्रोच स्केलिंग की बात अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो अप डाउन होते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे मटेरियल को रखा जाता है, जिस मटेरियल को हमको प्रकृति चेक करनी है और इसको गोय तुला पर तोल लिया जाता है। तो इस तरह से हम इस डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक विश्लेषणात्मक तुला होती है, जबकि ये पदार्थ युक्त अपन कह सकते हैं कि जो नली है जिसमें हम उस पदार्थ को रखते हैं और यहाँ पे विद्युत चुंबक है। ये तो क्या है, विद्युत चुंबक, और ये पदार्थ युक्त नली, पदार्थ युक्त नली, और ये होती है विश्लेषणात्मक तुला, विश्लेषणात्मक तुला। अभी इस विश्लेषणात्मक तुला का आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे ये इसके पोल्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें जनरेट होता रहता है। हम अप्लाई करते हैं करंट, और करंट अप्लाई कर लिया, ये कहीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अगर कोई पदार्थ अगर प्रतिचुंबकीय होगा तो वो इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित होने के कारण ये थोड़ा सा हटेगा, अपनी जगह से हटता है, हटेगा तो थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है। हल्का होने से यहाँ पे भार में परिवर्तन चेक कर लिया जाता है। लेकिन यदि पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा तो ये दोनों जो एंड हैं, ये दोनों जो ध्रुव हैं चुंबक के, वो क्या करेंगे, इस मैटर को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब इसको कैप्चर करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसको पकड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। और अगर हम इस पदार्थ को पकड़ के खींचेंगे तो ये थोड़ी सी भारी हो जाती है। इस यहाँ पे इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इसको आकर्षित करेंगे तो ये नीचे की तरफ झुकेगी, नीचे की तरफ झुकने की वजह से ये अपना वेट को बढ़ा देती हैं। इस तरह से हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति को गोय विधि द्वारा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब एक्चुअल में गोय मेथड है क्या, वो चीज़ समझना कि अगर प्रतिचुंबकीय यौगिकों में हम जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने से आपका मात्रा है या भार है वो क्या हो जाएगा, कम। तो प्रतिचुंबकीय यौगिकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा अपन कह सकते हैं कि इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात कर रहे हैं कि यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन में बल आघूर्ण का मान शून्य है, इन पर यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं, जो वास्तव में जो अपन चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं उसके विपरीत होता है, उसको उल्टा होता है। इस प्रकार क्या करेगा,
इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो हम अप्लाई कर रहे हैं और खुद का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे के विपरीत होने से क्या होगा, प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होने के कारण वेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वो चुंबकीय आघूर्ण को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे इनका वजन या भार क्या हो जाता है, कम। इसके विपरीत क्या हम कह सकते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं। अनपेड होने से चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। तो जब हम इस पर कोई चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक ही डायरेक्शन की तरफ चलने लगती है। इससे चुंबकीय आघूर्ण का मान घट जाता है और ये जो पदार्थ अपन ले रहे हैं अनुचुंबकीय प्रकृति का, वो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे क्या होगा, इसके बाहर में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और उसको अपन यहाँ से मेजर कर लेते हैं, इसको तोल लेते हैं। इस प्रकार हम इनकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रवृत्ति, किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम या भार प्रवृत्ति को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी पदार्थ के लिए उसकी जो ग्राम प्रवृत्ति है या जो भार प्रवृत्ति है, अगर उसको मेजर करना है, उसको तोलना है, मापना है, तो उसके लिए गोए मेथड में एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और वो फॉर्मूला है xg बराबर, xg यहाँ पे क्या होगा कि जो हम चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें, चुंबकीय मात्रा की बात कर रहे हैं, हम उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा xg, हम इसको ऐसे कह सकते हैं xg बराबर 2l मल्टीप्लाइड बाई डेल m अपॉन h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो xm तो क्या है यहाँ पे, सॉरी xg क्या है, xg है कि उसकी चुंबकीय प्रकृति की बात अपन कर रहे हैं, ग्राम में। ठीक है, यहाँ l बराबर जो हमने जो ध्रुव रखे हैं, चुंबकीय ध्रुव हैं, उनके मध्य की दूरी है कि कितनी दूरी पर वो ध्रुव है। तो दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी डेल m क्या है, देखो परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, परिवर्तन कि जो वेट है, पहले पदार्थ का कितना वेट था और जब हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो कितना आया, उसमें कितना वेरिएशन हुआ, वो वेरिएशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे भार में परिवर्तन, भार या वजन में परिवर्तन, पदार्थ के लिए लिख सकते हैं हम भार या वजन में परिवर्तन, वो भी किसके लिए, पदार्थ के लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पदार्थ के भार या वजन में परिवर्तन। H क्या है, H यहाँ पे हमने एक चुंबकीय बात की थी, चुंबकीय आघूर्ण की बात की थी, हमने कहा था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे H तीव्रता को रिप्रेजेंट करेगा। तो H क्या होगा, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और M क्या है, M है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। वो तो भार में परिवर्तन है कि कितना था कितना है। देखो डेल m क्या है, हमने कहा पदार्थ के भार या वजन में परिवर्तन को मेंशन करेगा, ये पहले कितना था, टोटल भार कितना है, उसको रिप्रेजेंट करता है कोई कौन सा अपन मटेरियल ले रहे हैं। देखो भार और द्रव्यमान में फर्क होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं सोडियम की, हालांकि सोडियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, लेकिन बात अपन करें भार और द्रव्यमान में, सोडियम है, सोडियम का द्रव्यमान 23, लेकिन हम ले रहे हैं 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इसका भार है, द्रव्यमान कितना है 23। इस तरह से भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें मेंशन होती है। तो ये मेथडोलॉजी थी, बोय मेथड में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमको xg की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए अगर हमारे पास डायरेक्टली अगर मोलर प्रवृत्ति हो यौगिकी और उसका द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो भी हम xg की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति
कि पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति को ग्राम प्रवृत्ति और उसके द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त अपन कर सकते हैं। ध्यान से समझना, पदार्थ की क्या चेक करना अपन, मोलर प्रवृत्ति को ग्राम प्रवृत्ति और उसके द्रव्यमान के गुणनफल से। मतलब यह है कि जो xm है, मोलर प्रवृत्ति की बात करें तो xm बराबर xg मल्टीप्लाइड बाई m, कि मोलर प्रवृत्ति को किससे प्राप्त कर रहे हैं अपन, xg ग्राम प्रवृत्ति और साथ में उसका द्रव्यमान। तो ये पहला मेथडोलॉजी थी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण करते हैं कि वह चुंबकीय प्रवृत्ति रखेगी या नहीं, अगर रखती है तो किस प्रकार की प्रवृत्ति रखती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एक अलग पॉइंट के लिए जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।